हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। सीए फाउंडेशन में मई 2022 में आईसीएआई ने जो आरटीपी रिलीज किया है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो हम लोग आज तक पूरा सीए फाउंडेशन में पढ़े हैं क्या उससे वो सॉल्व होता है या नहीं। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन दे दे कि जो भी लोग मेरा सीए फाउंडेशन का क्लासेस देखते हैं, कई बार उनको दिक्कत होता है और वो मेरा क्लासेस नहीं खोज पाते हैं। वो मेनली चैप्टर का नाम, क्वेश्चन का नंबर लिख के खोजते हैं। उससे बहुत बेटर है कि आप जो कौटिल्य कॉमर्स का चैनल है, अगर आप उसको सब्सक्राइब किए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो आपको ऊपर में दिखाई पड़ेगा होम वीडियो प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट जो लिखा हुआ है उसको टच कीजिए और फिर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो सीए फाउंडेशन का पूरा सेट आपको मिल जाएगा। वहां पे चैप्टर वाइज फोल्डर बना हुआ है। हर चैप्टर के अंदर आपको 4 चीज कवर मिलेगा। स्टडी मटेरियल का सारा क्वेश्चन, आरटीपी का सारा क्वेश्चन, एमटीपी का सारा क्वेश्चन और पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन, ये सभी कुछ आपको कवर मिलेंगे। क्या कवर नहीं मिलेगा? तो वो नहीं मिलेगा थ्योरी, क्योंकि हम थ्योरी ऐसा मानते हैं कि थ्योरी खुद से ही पढ़ना चाहिए। हर किसी का थ्योरी का अपना कॉन्सेप्ट होता है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 1 जो एज इट इज ट्रू और फॉल्स है। चलो शुरू करें। पहला आंसर आपको यहां पे दिखेगा, रीजन हम समझा देंगे। लिखा है नंबर 1, द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स, need not be added to revenue to ascertain the net profit of a business। बोल रहा है कैपिटल एसेट्स को बेच करके जो पैसा, जो गेन आपको होता है उसको नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस रेवेन्यू में जोड़ते नहीं है। ट्रू या फॉल्स? हम बोले हां ट्रू। रीजन, क्योंकि कैपिटल एसेट्स बेच करके जो आपको प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल में रेवेन्यू प्रॉफिट होता ही नहीं है, वो तो कैपिटल प्रॉफिट है। सर रेवेन्यू प्रॉफिट क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरा बिजनेस का ऑपरेशन नहीं है। मेरे पास कंप्यूटर, मेरे पास मशीन है, कपड़ा का दुकान खोल के बैठे हैं, तो जो कंप्यूटर या मशीन बेच के हमको गेन होगा, क्या वो गेन हम बोलेंगे कि वो रेवेन्यू गेन है? नहीं, वो कैपिटल गेन है। तो वो जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू में क्यों ऐड होगा? क्योंकि वो मेरे बिजनेस का ऑपरेशन है ही नहीं, तो वो मेरा रेवेन्यू में ऐड नहीं होगा। तो पहला का आंसर ट्रू, वही लिखा हुआ है। सेकेंड, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गलत। फर्नीचर बेचे हैं तो क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा? तो वही बात यहां लिखा हुआ है कि सर फर्नीचर को बेचने से क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट होगा और ये एक कैपिटल रिसिप्ट है। Third, the additional commission to the consignee who agrees to bear the loss on account of bad debt is called overriding commission. Wrong. एडिशनल कमीशन बैड डेट के लिए जो हम कंसाइनी को देते हैं उसको डेलक्रेट कमीशन बोलते हैं, तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ओवरराइडिंग कमीशन तो कुछ और होता है। फोर्थ नंबर, पार्टनरशिप फर्म कैन एक्वायर फिक्स एसेट्स इन द नेम ऑफ द फर्म। फॉल्स। क्या पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से फिक्स एसेट खरीद सकता है? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। पार्टनरशिप फर्म तो सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं है, तो जब वो लीगल एंटिटी नहीं है तो वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंटर करेगा? तो सर पार्टनरशिप फर्म अपने नाम से फिक्स एसेट नहीं खरीद सकता है, पार्टनर्स अपने नाम से फिक्स एसेट खरीद सकते हैं। उसके बाद, डिबेंचर होल्डर एंजॉय द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। फॉल्स। डिबेंचर होल्डर्स आर जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। उनको क्यों वोटिंग राइट मिलेगा? वोटिंग राइट तो शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, तो ये भी फॉल्स। तो इस ट्रू फॉल्स तो काफी सिंपल था, वो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। अगले तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 2, उसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी। पहला, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। बोल रहा है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिफरेंस बताइए। सबसे पहला, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंस और अक्रूवल बेसिस, जबकि अकाउंटिंग पॉलिसीज में ऐसा कोई लिस्ट होता ही नहीं है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकेंड, अगर हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को फॉलो करते हैं तो हम लोगों को इसका डिस्क्लोजर देने का जरूरत नहीं है। अगर जो तीनों हम लोग के फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है, अगर कोई बिजनेस उन तीनों एजम्पशंस को फॉलो कर रहा है तो इसका डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सारे बिजनेस इस एजम्पशंस को फॉलो करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर आप कोई भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कीजिएगा तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तीसरा डिफरेंस बता देते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में।
अगर हम लोग कोई भी बिजनेस फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को फॉलो नहीं करता है तब उसको बताना पड़ता है कि हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब यह हुआ कि अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कोई बिजनेस फॉलो करे तो डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर फॉलो नहीं करेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करें तो फिर हम लोग को उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। पहले हम कुछ फॉलो कर रहे थे, बाद में हम कुछ और फॉलो करने लग जाएंगे तो इसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ये डिफरेंस है जो हम लिखे, जो आप समझ भी गए होंगे। अगला है बी नंबर, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रू, सही बात है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बोल रहा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है किसी भी आइटम का, अगर आप उसमें चेंज करते हैं तो उससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। हम बोले हाँ, बोल रहा है एग्जांपल देके बताइए। हम बोले सपोज करो इन्वेंट्री, पहले उसको हम लोग एवरेज मेथड से वैल्यू करते थे, हम अगर उसका मेथड चेंज करके फीफो मेथड में कर देंगे तो क्या वेटेड एवरेज मेथड में जो वैल्यू इन्वेंट्री का निकलता है और जो फीफो मेथड में इन्वेंट्री का वैल्यू निकलता है, क्या दोनों निकलता है, डिफरेंट निकलता है? हम बोले हाँ, दोनों डिफरेंट निकलता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट मेथोडोलॉजी है। तो हम बोले सर ये है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, आप अपना ट्रीटमेंट का पॉलिसी बदल दिए, पहले वेटेड था आप फीफो कर दिए, तो इससे जो चेंज आएगा उसका मटेरियल इफेक्ट पड़ेगा। कहां पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि इन्वेंट्री का वैल्यू दोनों मेथड में अलग अलग आता है। जब वैल्यू अलग आएगा तो जाहिर सा बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो अमाउंट रहेगा वो भी तो चेंज करेगा, वो इफेक्ट कर जाएगा। और अगर हम इस बात को नहीं बताएंगे तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं उनके लिए फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इसी बात को यहां लिख दिए है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव मटेरियल इफेक्ट on the item of financial statement. For example, cost formula used for inventory valuation is changed from weighted average to FIFO unless the effect of such change in accounting policy is quantified. जब तक आप नहीं बताइएगा the financial statement may not help the users of account. तो बोल रहा है जो यूजर्स होते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, क्रेडिटर्स हो, डिबेंचर होल्डर्स हो, गवर्नमेंट हो, इन सभी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल नहीं होगा अगर आप नहीं बताइएगा, तो अगर आप डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ केबल। तो केबल के बुक में हम लोग को क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। नंबर 1, चेक अमाउंटिंग टू ₹9,000 फ्रॉम हरि किशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹10,000। बोल रहा है 9,000 रुपए का चेक मिला है हरि किशन से इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। 10,000 बाकी था, 9,000 दिया, सेटलमेंट हो गया। तो सर एंट्री क्या होगा? चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, कि सर पैसा आया तो बैंक बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,000। 10 के बदले 9 मिला तो 1,000 का डिस्काउंट दे दिए, तो सर डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट 1,000। 2, देने वाला कौन है? हरि किशन। तो पहला एंट्री तो बहुत ही सिंपल है। नंबर 1, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 2, हरि कृष्ण। बी, चेक रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। दूसरा, सेकेंड नंबर पढ़े, लिखा है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। सर ये तो ड्रॉइंग कर रहा है। गुड्स सेल प्राइस 8,000, कॉस्ट 6,000, कैश 1,000। बोल रहा है पर्सनल यूज के लिए निकाले गुड्स। गुड्स का 2 प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस और कॉस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर जब सामान निकालते हैं तो वो हमेशा कॉस्ट पे लेते हैं,
सेल प्राइस थोड़ी देते हैं, प्रॉफिट। मालिक क्या सामान प्रॉफिट पे लेगा? नहीं, वो तो सामान कॉस्ट प्राइस पे लेगा। और कैश भी है 1000 रुपया। एंट्री बोलो सर, ड्रॉइंग तो डेबिट होता है, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्लास 11 का बच्चा कर देगा ये एंट्री। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स का नाम क्या लिखेंगे? परचेजेस, और कैश के लिए कैश। परचेज में कितना? 6000, कैश में 1000। बी, गुड्स एंड कैश withdrawn for personal use। थर्ड नंबर लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 3000, सेल प्राइस 4000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बोल रहा है फ्री सैंपल के रूप में गुड्स दिए, तो सर फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि मेरे लिए तो लॉस है। फ्री सैंपल, या फिर फ्री सैंपल क्यों देते हैं? एडवर्टीजमेंट के लिए, टू परचेज अकाउंट। अमाउंट किसमें लिखेंगे? कॉस्ट पे 3000। बी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फोर्थ नंबर लिखा है रिसीव कमीशन 10,000, तो सर पैसा आएगा 10,000, हाफ ऑफ विच डज नॉट रिलेट ऑफ करेंट ईयर एंड इज रिसीव्ड इन एडवांस। बोल रहा है इसमें से आधा जो है 10,000 का, आधा कितना? 5,000 नेक्स्ट ईयर का है जो आपको मिल गया है। तो सर जो आने वाले समय का पैसा अभी मिल गया है वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि कमीशन इनकम अगर एडवांस में मिल जाता है तो क्या बन जाता है? लाइबिलिटी। एंट्री बोलो सर, बहुत सिंपल है, पैसा आएगा किस में आएगा? कैश में या चेक से? सर कुछ नहीं बोला है तो कैश में। कितना पैसा आएगा? 10,000। इसमें से आधा जो है वो एडवांस है तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर का है। कितना? 5,000। ये आपके लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी। और जो रिमेनिंग है वो सर इस ईयर का है तो वो आपके लिए इनकम, इनकम क्रेडिट होता है और लाइबिलिटी भी क्रेडिट होता है। ये क्या है सर? ये तो इनकम है। बी, कमीशन रिसीव्ड आउट ऑफ विच 50% इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। आधा पैसा नेक्स्ट ईयर का। चलिए ये भी हो गया। फिफ्थ नंबर परचेज सेकेंड हैंड मशीन फ्रॉम जवाहर फॉर 30,000 अगेंस्ट ए चेक। बोल रहा है 30,000 का एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुड्स ऑफ 12,000 कॉस्ट 9,000। बोल रहा है गुड्स जो 12,000 का है उसका कॉस्ट है 9,000। यूज्ड इन रिपेयर ऑफ दिस मशीनरी। गुड्स को इस मशीन में रिपेयर में लगाए हैं। विच इज नेसेसरी टू मेक इट रेडी फॉर वर्किंग। बोल रहा है ये जो हम रिपेयर कर रहे हैं वो जरूरी है वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। तो सर वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा कीजिएगा वो कैपिटलाइज कर देंगे, मतलब वो मशीन के वैल्यू में जोड़ देंगे। तो सर एंट्री, तो यहां जगह नहीं है तो इधर लिख रहे हैं। फिफ्थ नंबर इसका पहला एंट्री मशीन खरीदे, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का? 30,000। बी, मशीनरी परचेज, और इसी में बी जो रिपेयर कराए हैं
तो सर वो रिपेयर भी कहां जाएगा, मशीन में, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कॉस्ट प्राइस पे 9,000 टू परचेज, गुड्स का नाम क्या लिखेंगे, परचेज की, सर 9,000 का सामान चला गया। बी रिपेयर मेड ऑन मशीन। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के ए का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बी में चलते हैं। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कुछ स्टेटमेंट है, बताइए ये जो खर्चे किए जा रहे हैं वो कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के। नंबर 1, एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन दी फैक्ट्री एरिया। बोल रहा है रेलवे ट्रैक को बढ़ा रहे हैं, ये कौन सा खर्चा है, कैपिटल या रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि सर इसका बेनिफिट जो रेल आप आगे बढ़ाए हैं उस ट्रैक का बेनिफिट आपको बरसों बरस मिलेगा, तो जो बेनिफिट हमको लंबे समय के लिए मिलता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा, अमाउंट स्पेंट ऑन पेंटिंग दी फैक्ट्री। बोल रहा है फैक्ट्री को पेंट करवाए हैं, ये क्या है सर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सर ये जस्ट लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस की तरह है कि हम लोग कोई भी एसेट खरीदते हैं तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो कराते हैं, तो पेंटिंग करा रहे हैं ताकि जंग ना लगे। इससे ना तो कोई वैल्यू का एनहांसमेंट हो रहा है ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है हमको, तो ये जस्ट लाइक रिपेयर मेंटेनेंस की तरह है, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा, पेमेंट ऑफ वेजेज फॉर बिल्डिंग ए न्यू ऑफिस एक्सटेंशन। अपना ऑफिस का एक्सटेंशन बिल्ड करा रहे हैं, उस पर वेजेज मजदूरी लगा है, तो सर ये तो हम लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रेडी टू यूज के पोजीशन में लाने तक जो भी खर्चा करेंगे वो कैपिटलाइज हो जाएगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू ए न्यू साइट। बोल रहा है सामान को यहां से उठवा के दूसरे साइट पे रखवाए हैं, इस पे खर्चा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इस खर्चे को करने से कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट एसेट्स में ऐड नहीं होगा या एसेट्स का दाम नहीं बढ़ जाएगा। मान लो सामान यहां से उठवा के वहां रखवा दिए तो क्या सामान का दाम बढ़ जाएगा, नहीं, तो सर ये रेवेन्यू खर्चा है। रिंग एंड पिस्टन ऑफ ए इंजन वेयर चेंज टू गेट फुल इफिशियंसी। बोल रहा है इंजन में जो रिंग और पिस्टन लगे जाते हैं उनको चेंज कराया जा रहा है ताकि वो अपना इफिशियंसी को मेंटेन रखे, मतलब अपने फुल इफिशियंसी पे काम करते रहे। ये कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा। ये तो जस्ट लाइक मेंटेनेंस है। जैसे हम लोगों का कार जैसे चलता है, हम लोग उसको हर 6 महीना 1 साल में हम लोग क्या कराते हैं, सर्विस सेंटर ले जाते हैं, वो रिपेयर मेंटेनेंस करता है, कुछ खर्चा होता है और हमारा कार का जो कंडीशन होता है वो जो ओरिजिनल कंडीशन है उसी में चलते रहता है। क्या रिपेयर और मेंटेनेंस कराने से कोई हम लोग का कार का वैल्यू बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, नहीं, जैसे है सर वैसे ही रहता है, बस वो खराब नहीं होगा, जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था उस तरह से परफॉर्म करते रहेगा। तो ये जस्ट लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वही बात यहां लिखे हैं, आप इसको लिख रहे हैं, लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आए। कैश बुक का क्वेश्चन है, लिखा है प्रिपेयर पीटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पीटी कैश बुक कभी हार्ड नहीं होता है, उसका फॉर्मेट याद रहना वही बड़ा बात है। सबसे पहले क्या आएगा, रिसिप्ट का कॉलम, पैसा आया, जैसा हम लोग सीखे हैं पीटी कैश बुक में पैसा कहां से मिलता है, मेन कैशियर से, उसके बाद सिर्फ छोटा छोटा खर्चा होता है। तो जो पैसा रिसीव होता है वो लिखेंगे, उसका डेट लिखेंगे और क्या लिखेंगे, टू कैश, क्योंकि पैसा रिसिप्ट डेबिट साइड आता है, डेबिट तो 2 से रिप्रेजेंट करता है, टू कैश लिख के पैसा लिख देंगे। फिर खर्चा कहां लिखते हैं हम लोग, तो सर टोटल वाला जो कॉलम बनाए हैं पेमेंट का कॉलम जो है वहां पे, तो बाय लिख करके सारा खर्चा क्रेडिट में लिख देंगे, तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। और बाकी क्या है कि सर जो खर्चा लिखे हैं उसका हम लोग कॉलम बना लेंगे ताकि ये पता चले कौन सा खर्चा रिपीटेटिव नेचर का है और कितना खर्चा उसके ऊपर होता है। अगर किसी खर्चे का कॉलम आप नहीं बनाए हैं तो वो सारा कहां चला जाएगा, मिसलिनियस के अंदर। चलिए शुरू किया जाए। ईयर है 2021, तो ईयर लिख दिए हैं। डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल, रिसीव 40,000 फॉर पीटी कैश, पैसा मिला 40,000, तो अमाउंट कॉलम में कितना लिख देंगे, 40,000। हम लोग को 40,000 मिल गया। याद रखिएगा आरटीपी सिखाने वाला चीज नहीं होता है,
आरटीपी हम लोग तब पढ़ते हैं जब हम लोग अपना पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ के आए हैं। तो अगर मान लो कोई तुम लोग में से कोई ये आज फर्स्ट टाइम देख रहा है और तुम बोल रहे हैं सर आप सिखा नहीं रहे, तो हम बोले भैया हम सिखा चुके हैं, तुम लेट चल रहे हो, हम टाइम पे ही चल रहे हैं, हम सिखा चुके हैं सब कुछ। पहले स्टडी मटेरियल पढ़ो, पहले आके डायरेक्ट आरटीपी पढ़ोगे और सोचोगे कि हम तुमको सिखाएंगे, तो ये टाइम वेस्ट है उन लोगों के लिए जो पहले से हमसे सीख चुके हैं सारा बात। वो प्रैक्टिस पॉइंट के लिए आते हैं कि हाँ जो सिखाए हैं उससे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सीखने का चीज स्टडी मटेरियल पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए। आइए 40,000 रुपीज, डेट है अप्रैल 1। क्या लिखेंगे? टू कैश, पैसा आ गया 40,000। अब देखिए सारा खर्चा का नाम दिया हुआ है अप्रैल 2 बाय, खर्चा क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, क्या है? ऑटो फेयर। क्या लिखे ऑटो फेयर को? कन्वेंस लिख दीजिए, या फिर आप चाहो तो बाय ऑटो फेयर भी लिख दो, क्या दिक्कत। हालांकि है ये कन्वेंस, कन्वेंस में जाएगा। कन्वेंस का मतलब ही क्या होता है? किराया जो आने जाने में लगता है। फिर है कार्टेज 3 तारीख को, 4 तारीख को है कुरियर, तो बाय कुरियर, अमाउंट है 1000। 5 तारीख को है वेजेज, तो बाय वेजेज 1200। नेक्स्ट, उसके बाद है स्टेशनरी, तारीख है फिर से 5। स्टेशनरी 800। फिर लिखा है रिपेयर टू मशीन, तो बाय रिपेयर, कितने का? 3000। फिर है 6 तारीख बस फेयर, बाय कार्टेज 800। फिर 7 तारीख कुरियर, $1400। फिर से कार्टेज 8 तारीख को, 6000 का। 9 तारीख को स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, ये सब खर्चा है, 4000 का। और 10 तारीख को सन्ड्री एक्सपेंस, चलिए जोड़ा जाए। 1000, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 3, 12, 13, 14, 20, 34,400। और यहां पे टोटल कितना है? 40,000। तो ये क्या निकल जाएगा? बैलेंस सीडी 5600। उसके बाद ये हो गया हम लोग का क्लोज। फिर सीडीओ क्या कर देंगे? बीडी, कितने रुपए से? 5600 से। पहले यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे और जो खर्चा है उसको एप्रोप्रिएट कॉलम में डालेंगे कि कौन सा खर्चा किस कॉलम में जा सकता है। उसके बाद ऑटो फेयर कन्वेंस में कार्टेज, क्या कार्टेज का कॉलम बनाए हैं? जी हां। नेक्स्ट कुरियर, वेजेज, वेजेज के कॉलम में, स्टेशनरी, स्टेशनरी के कॉलम में। उसके बाद रिपेयर, सर इसका कोई कॉलम नहीं बनाए हैं, मिसलेनियस में। नेक्स्ट
बस फेयर कन्वेंस में, उसके बाद कार्टेज, कार्टेज के अंदर, कुरियर, कुरियर के अंदर, कार्टेज, कार्टेज के अंदर, स्टेशनरी, स्टेशनरी के अंदर, और फाइनली सन्ड्री एक्सपेंस, उसका कोई कॉलम नहीं है तो मिसलिनियस के अंदर। और इसका भी क्या बना लेंगे, टोटल 13,000, 1200, 2400, 4800, 11,800 लिखिए। और एक छूट गया है ये 1200। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का ए पिटी कैश बुक, जो बहुत ही सिंपल होता है, बस फॉर्मेट थोड़ा बड़ा दिखता है। लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है। लिखा है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डाइम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज क्लोज्ड with a difference in the books carried forward. The following errors were detected subsequently. फिर वो 5 तरह का गलतियां बताया है। पूछा क्या है, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर, बोल रहा अगले साल रेक्टिफिकेशन का एंट्री कीजिए। नेक्स्ट ईयर, अगर हम अगले साल एंट्री करेंगे तब तो सर फाइनल अकाउंट बन चुका होगा। इसका मतलब ये रेक्टिफिकेशन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। हम बोले बिल्कुल। तो सर फाइनल अकाउंट बनने के बाद अगर एरर को रेक्टिफाई करते थे तो उस केस में जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता था उसको हटा करके पीएल एडजस्टमेंट लिखते थे। हम बोले हाँ। तो क्या वो अब भी लिखेंगे? बिल्कुल, यही सिखाए हैं आपको हम। आरटीपी में आपको हम सिखा थोड़ी रहे, हम तो जो सिखा चुके हैं हम ये दिखा रहे हैं कि जो आप सीखे हैं उससे ये बन जाएगा। तो कोई नया बात आपको नहीं सिखाने वाले हैं इसमें। सीखने के लिए स्टडी मटेरियल जब पढ़ाए थे वहां पे सिखाया जाता है, ये तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में सिखाया नहीं जाता है। प्रैक्टिस में जो आप सीखे हैं उसका प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए शुरू करें। पहला नंबर, रिटर्न आउटवर्ड बुक, मतलब सर परचेज रिटर्न वाज अंडर कास्ट बाय ₹100, बोल रहा है 100 रुपया से अंडर कास्ट है। तो सर जैसे आप बनाते थे करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, और रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनता है? सोल्यूशन, इसलिए हम फॉर्मेट लिख लिए सोल्यूशन का। तो सर सबसे पहला परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट, तो टू रिटर्न आउटवर्ड। लिखा है रिटर्न आउटवर्ड बुक 100 रुपया से कम लिखा गया, मतलब अगर हमको 100 रुपया लिखना था तो हम 100 रुपया कम लिखे होंगे गलती में, तभी तो गलती हुआ, एंट्री में गलती थोड़ी हुआ। रेक्टिफाई करो, सर एंट्री मैच कर रहा है, पैसा नहीं कर रहा है, तो करेक्ट अमाउंट से रॉन्ग को माइनस करिए। 100 रुपया में से 0 रुपया घटाए तो 100 रुपया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो सर रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट था तो रेक्टिफाइड में भी क्रेडिट होगा। बोले बिल्कुल, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड तो नॉमिनल अकाउंट है, और क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर एंट्री पास कर रहे हैं फाइनल अकाउंट बन जाने के बाद, तो सर नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या लिखिएगा? पीएल एडजस्टमेंट। तो नंबर 1 पीएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। सर आप रिटर्न आउटवर्ड क्यों नहीं लिख रहे हैं? कैसे लिखे दोस्त? अगले साल एंट्री करना है, फाइनल अकाउंट तो बन चुका होगा, और हम लोग सीख के रखे हैं फाइनल अकाउंट बनने के बाद अगर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या लिखते हैं? पीएल एडजस्टमेंट। कितने रुपए का है? 100 रुपए। डेबिट कुछ नहीं मिला, सस्पेंस। बी रेक्टिफाइड एंट्री पास। हम हमेशा यही नरेशन लिखते हैं। अगर आपको कोई और नरेशन लिखने का इच्छा हो आप लिखिए, ये भी सही है और जो आप लिखिएगा वो भी सही होगा। सेकेंड नंबर पढ़ो, लिखा है 1500 being the total of discount column on the credit side of cash book was not posted। लो, बोल रहा है कैश बुक में जो क्रेडिट साइड डिस्काउंट होता था उसको आप लिखना ही भूल गए। तो सर जो डिस्काउंट क्रेडिट साइड में होता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। हम बोले हाँ,
तो जो डिस्काउंट आपको लिखना था क्रेडिट साइड में कितने का, 1500 का, बोल रहा है वो आप लिखना ही भूल गए, तो रेक्टिफाई कर लो। तो सर डिस्काउंट रिसीव्ड करेक्ट, रॉन्ग में है ही नहीं, तो सर यही रेक्टिफाइड में जाएगा। लेकिन डिस्काउंट तो जो है वो नॉमिनल है, तो सर उसका नाम बदल के पीएल एडजस्टमेंट लिख दीजिए। कितना, डेबिट में कुछ नहीं मिला सर, सस्पेंस लिखो। बी, रेक्टिफाइड एंट्री पास। थर्ड नंबर लिखा है 6000 बीइंग द टोटल बीइंग द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। लो, हम फर्नीचर खरीदे तो एंट्री क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना रुपया, 6000 टू कैश। गलती क्या हुआ सर, गलती ये हुआ कि आप परचेज को डेबिट कर दी। चलो रेक्टिफाई कराओ। सर रेक्टिफाई तो बहुत ही सिंपल है, कैश कैश तो कैंसिल हो गया, फर्नीचर को डेबिट करना था हम नहीं किए, तो रेक्टिफाई में डेबिट होगा। क्या फर्नीचर को पीएल एडजस्टमेंट नहीं लिखिएगा सर, फर्नीचर तो रियल अकाउंट है, ये थोड़ी नॉमिनल अकाउंट है। सर परचेज गलत है तो इस गलती को सुधारेंगे कैसे सर, जो गलती डेबिट में है उसको क्रेडिट में लिख दो, तो क्या लिखेंगे, टू परचेज। नहीं, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, तो परचेज को हटाए क्या लिखना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट 6000। बी, ये भी हो गया। फोर्थ नंबर, आओ पढ़े क्या है। ए क्रेडिट सेल ऑफ 760 वाज रॉन्गली पोस्टेड एट 670 टू द कस्टमर अकाउंट इन द सेल्स लेजर। बोल रहा है 760 का आप सेल किए, तो सर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गलती क्या हुआ, बोल रहा है डेटर अकाउंट में आप 670 लिख दिए, क्या सेल्स में वो गलती बोला है, नहीं, तो ये तो ठीक ही हो। आओ रेक्टिफाई कराओ। सर सेल्स सेल्स कैंसिल, डेटर को डेबिट करना था, डेटर को तो डेबिट किए हैं, लेकिन सर पैसा में गलती है, तो करेक्ट वाले अमाउंट से रॉन्ग अमाउंट को माइनस करो। 760 माइनस 670, 90 रुपीज प्लस में, तो सर 90 प्लस में आया है, तो डेटर को डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सस्पेंस। कितने अमाउंट का, 90 रुपीज। बी, रेक्टिफाइड एंट्री। और फाइनली पांचवा एंट्री लिखा है सेल्स ऑफ 10,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बोल रहा है 10,000 का सेल आप रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो सर यही हो जाएगा रेक्टिफाइड, लेकिन सेल्स क्या है, नॉमिनल, इसके जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। डेटर अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। बी, एरर रेक्टिफाइड। लिखिए, ये था हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का बी।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 किससे है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस से। आइए क्वेश्चन को पढ़े। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ स्वप्निल इंटरप्राइजेज प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनाना है? बीआरएस। नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। लो, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, वो भी ओवरड्राफ्ट। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर ओवरड्राफ्ट का मतलब हम लोग किसमें पैसा लिखते हैं? माइनस में। और पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो खत्म किस पे होगा? कैश बुक पे। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज 8,800। तो सर पहला लिखिए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक हम लोग किस में लिखे हैं? माइनस में। ध्यान रखिएगा, हम लोग माइनस में, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में लिखें। और हम लोग क्या सिखाए थे कि सर अगर पासबुक से क्वेश्चन शुरू होगा तो इक्वल करने के लिए, ठीक करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट करना होगा वो पासबुक में ही करना होगा। ये सब बात हम लोग कहां सीखे? जब बीआरएस आपको सिखाए हैं तब। तो सर वर्किंग तो आप करिएगा ही जैसे हम करते थे, और अगर आप बिना वर्किंग के बना लेते हैं तो बहुत अच्छा बात, आप बिना वर्किंग बना लीजिए। पॉइंट नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक 5,800 बट ओनली 2,000 वेयर क्लियर टिल 31 मार्च। बोल रहा है 5,800 रुपीज का चेक जमा किए। तो जब हम बैंक जाके चेक जमा किए तो अपने कैशियर को बोले कि भाई 5,800 जमा करके आए हैं, तो मेरा कैशियर क्या किया होगा? वो बोला आप जमा करके आए हैं, 5,800 जोड़ दिया होगा। लेकिन बैंक में कितना जमा हुआ है? सिर्फ मार्च तक तो सिर्फ 2,000, तो बैंक तो सिर्फ 2,000 जोड़ा होगा। तो सर ये हो गया होगा 10,800, और ये कितना हो गया होगा? 14,600। दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया है? डिफरेंस। इसी डिफरेंस को दूर करने को बोलते हैं रिकंसिलिएशन। कैसे दूर करेंगे? हम बोले सर या तो कैश बुक में घटाइए या फिर पासबुक में जोड़िए। हम बोले गलत। अगर पासबुक से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो बराबर करने का जिम्मेदारी पासबुक के ऊपर डाल देंगे। तो सर यहां पे है 14,600, तो यहां पे कितना और जोड़ना पड़ेगा? 3,800। और देखिए इक्वल हो गया। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर 3,800 प्लस में लिखेंगे एड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। प्लस में कितना रुपया? 3,800। सर हम बोले क्या? सर आंसर जो दिया हुआ है ना उसमें सर इसको वो माइनस में लिखा है, लेकिन आप तो प्लस में लिखे। हम बोले दोस्त तुम ध्यान से आंसर तक नहीं पढ़ता है, तुम ये एक बात ध्यान दे रहा है कि जो हम लोग ओवरड्राफ्ट को माइनस लिखे हैं वो प्लस में लिखा है। तो अगर वो प्लस में लिखा है तो जाहिर सा बात है वो मेरा उल्टा चल रहा होगा। वो माइनस वाला आइटम को प्लस में रखना चाहता है और प्लस वाला आइटम को माइनस में रखना चाहता है। आप बात समझ रहे हैं? बना सेम रहे हैं, आंसर भी सेम आएगा। आप उसके प्रोसेस को समझिए। वो माइनस, अगर मान लो हम किसी आइटम को माइनस को प्लस लिखना शुरू करेंगे तो वो मेरा उल्टा ही ना बना रहा होगा, लेकिन अल्टीमेट आंसर दोनों का सेम आता है क्योंकि प्रोसेस सही है। इसीलिए अगर आप रट्टा मार के पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा बीआरएस में आपके साथ। आप कभी नहीं समझ पाइए कब प्लस करना है कब माइनस करना है। सेकेंड नंबर भी हो गया। थर्ड नंबर, चेक इशूड वेयर 2,500, 3,800 एंड 2,000 ड्यूरिंग द मंथ। द चेक ऑफ 5,800 इज स्टिल विद सप्लायर। बोल रहा है 3 चेक हम दिए। हम अपने कैशियर को बोले भाई देखो क्रेडिटर जो है उसको हम 3 चेक दे रहे हैं, तो मेरा कैशियर क्या किया होगा? सर माइनस किया होगा, बैंक से पैसा घट जाएगा। तो सर वो तीनों चेक को माइनस किया होगा। तीनों चेक का पैसा जोड़िए सर, 25 और 2,000 45, 75, 8,300। लेकिन बैंक से कितना पैसा निकला? बोल रहा है 5,800 छोड़ के बाकी सब निकला। तो सर
5800 मतलब 2500 रुपया बैंक से निकल गया। तो जो सप्लायर है, जो क्रेडिटर है, उसको हम 3 चेक दिए, लेकिन बैंक से वो सिर्फ 2500 निकाला। क्या दोनों में डिफरेंस क्रिएट होगा? बिल्कुल क्रिएट होगा। सर दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे? सर पासबुक में पैसा माइनस करके, क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ है, कितना माइनस करना पड़ेगा? सर 5800। और अब देखना दोनों इक्वल हो जाएगा। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके नीचे माइनस हुआ है, तो माइनस में लिखेंगे लेस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना? 5800, तो माइनस वाले कॉलम में लिख दी। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर लिखा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250 वाज रॉन्गली इंटर्ड 1520 इन कैश बुक। बोलो, बैंक डिविडेंड कलेक्ट किया 1250 का, तो बैंक तो प्लस किया 1250, लेकिन कैशियर से गलती से 1520 रुपया जुड़ गया। क्या दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा? फिर से जी 7550। तो सर दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है, ठीक कैसे करेंगे? पासबुक में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक को छू नहीं सकते हैं। पासबुक से क्वेश्चन शुरू हुआ है, पासबुक को ही करेंगे, ठीक। तो सर 7820 लाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा? 270। तो सर जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस, तो प्लस में लिखेंगे। क्या है? डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कितने रुपए का? 270। ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इनटू करंट अकाउंट 2000 अपीयर ओनली इन पासबुक। बोल रहा है फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकाल के करंट अकाउंट में पैसा बैंक जमा कर दिया 2000। इस बारे में सिर्फ पासबुक को पता है, कैश बुक के बारे में कुछ नहीं। तो सर दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक कैसे करेंगे? सर माइनस कर दीजिए। जहां पे इक्वल हुआ है उसके नीचे माइनस, तो सर माइनस में लिखेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट टू करेंट अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना? 2000, माइनस में लिख दिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 930 वाज डेबिटेड बाय बैंक इन द पासबुक एंड इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड ओनली ऑन 3 अप्रैल। बोल रहा है 930 रुपया का बैंक इंटरेस्ट काटा है ओवरड्राफ्ट पे, तो बैंक तो माइनस किया। इस बारे में मार्च में कैश बुक को कुछ भी पता नहीं चला। दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक कैसे करेंगे? सर प्लस करके हो गया दोनों बराबर। तो जहां पे इक्वल है उसके ऊपर 930 रुपया प्लस है, कितना का? हम बोले सर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 930 रुपये। उसके बाद अगला पॉइंट नंबर 7, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय राजेश ट्रेडर 400 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। 400 रुपया डायरेक्ट जाके राजेश ट्रेडर मेरा अकाउंट में डाल दिया, इस बारे में कैश बुक कुछ नहीं किया। डिफरेंस क्रिएट हो गया, कहां जाएगा? सर माइनस करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। इक्वल हो गया,
जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस, तो माइनस में लिखेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय राजेश ट्रेडर, नॉट रिकॉर्डेड। लास्ट 8 नंबर, कॉर्पोरेशन टैक्स 1200 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपेयर इन दी पासबुक। बोल रहा है कॉर्पोरेशन का टैक्स है 1200 रुपया जो कि बैंक पे कर दिया, जो इंस्ट्रक्शन बैंक को मिला हुआ था, लेकिन यह बात सिर्फ पासबुक पे रिकॉर्ड हुआ है। कितने रुपए का है? 1200। तो बैंक क्या किया? 1200 रुपया माइनस कर दिया। इस बारे में कैश बुक कुछ नहीं किया था। तो सर दोनों को बराबर करने के लिए पासबुक में वापस ऐड करना पड़ेगा 1200। तो सर प्लस में लिखेंगे क्या? कॉर्पोरेट टैक्स सी टैक्स पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने का? 1200। चलिए टोटल किया जाए, 3800 और 1200 5000, और इधर कितना है? 5 और एक 6200। उधर 8 और 5 13 और 2 15,000, 15,000 और 2000 17,000। कौन सा साइड बड़ा है? सर माइनस वाला साइड बड़ा है। कितने रुपए से? 10,800 से। तो नेगेटिव में पैसा बचा, नाम क्या लिखेंगे? सर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो नाम आपको अच्छा लगे आप लिख दो। क्या हम लोग का भी आंसर वही है? जी हां, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जैसे हम लोग बनाए हैं उससे भी वही आंसर आया है। और अगर आपका कॉमन सेंस काम करेगा तो आपको दिखेगा कि हां सर बुक क्या करता है, जिसको आप नेगेटिव लिखे थे स्टार्टिंग में उसको वो पॉजिटिव में लिखा है। तो ऑफ कोर्स अगर वो माइनस को प्लस में लिखेगा तो वो सारा माइनस किस में लिखेगा? प्लस में। और सारा प्लस वो किस में लिखेगा? माइनस में। सही वो भी है, सही हम भी है। इसीलिए आप डाउट नहीं कीजिए कि बुक सर सब उल्टा करता है। आपको उल्टा नहीं करता, वो सही कर रहा है अपनी जगह पे, क्योंकि वो माइनस को प्लस में दिखाता है। लिखिए, ये हुआ आज का आरटीपी में क्वेश्चन। हम लोग 1 to 5 कर लिए। रिमेनिंग क्वेश्चन इसी तरह हम लोग वीडियो बना बना के 3-4 पार्ट में आरटीपी को खत्म कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। थोड़ा स्क्रीन को नीचे करें ताकि आप बाकी बात भी देख पाएं।